सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारा स्प्रिंग का या यूं कह लीजिए स्प्रिंग बूट का पहला सेशन है। बट क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए फ्रेमवर्क्स एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का ये पहला फ्रेमवर्क होगा। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही जनरलाइज्ड होगा। आज हम बहुत जनरल वे में बात करेंगे फ्रेमवर्क्स क्या हैं, फ्रेमवर्क्स क्यों चाहिए और फ्रेमवर्क की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, एक्चुअल कोडिंग हमारी स्टार्ट होगी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम स्प्रिंग में और स्प्रिंग बूट में डीप डाइव करेंगे। राइट, और मैं बता दूं बैच स्प्रिंग बूट का है, लेकिन स्प्रिंग बूट पढ़ने के लिए स्प्रिंग की नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। राइट, तो अगर आपको किसी ने यह बोला है कि बिना स्प्रिंग के स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं तो आपको मिसगाइड करा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम स्प्रिंग का कोर कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे स्प्रिंग बूट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा क्या है, आज किन किन चीजों पे हमारी बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कोर्स का प्री रिक्विजिट क्या है। आई मीन क्या कुछ आना चाहिए आपको इससे पहले कि आप स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट का कोर्स ज्वाइन कर पाए। राइट, तो ये तो आप जानते होंगे, दीज आर रिलेटेड टू जावा। तो जावा की नॉलेज की तो जरूरत है ही है। अब जावा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर में। उसके बाद बात होगी हमारी फ्रेमवर्क्स अपने आप में क्या है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बिगनर्स के दिमाग में फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को लेकर, तो आज हम ये भी बात करेंगे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं। आप बताओ, according to you, are they one and same? Very good, they all are totally different, right? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क एसोसिएटेड हो सकते हैं बट ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं दुनिया में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स आर देयर, पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात मैं कर रहा हूं। फाइनली हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको स्प्रिंग के बारे में दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कवर अप करेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ कवर अप करा जाएगा, क्या कंटेंट इस कोर्स में अपन लोग करेंगे कवर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्री रिक्विजिट क्या है, स्प्रिंग पढ़ने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, अगर आपको स्प्रिंग पढ़ना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कोर जावा की जरूरत पड़ेगी। कोर जावा में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो कोर जावा में आपको ऊप्स के बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। जब मैं ऊप्स बेसिक्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब तीन चीजों से है। आई होप तीनों के नाम आपको दिख रहे होंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस। अब ये मत सोचिएगा सर एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन आपको बिना मांगे मिलता है जब आप जावा में क्लास के डेटा को क्या करते हैं, जब आप जावा में क्लास के डेटा को कर देते हैं प्राइवेट, है ना। इसलिए इतना स्पेसिफिक मेंशनिंग मैं नहीं कर रहा हूं, बट हाँ जो मेजर कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है वो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस। इसके अलावा हमें जरूरत है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, इसके अलावा हमें जरूरत है कलेक्शंस की। तो अगर आपने कोर जावा करी है और आपने टॉपिक करे हैं, यू आर ऑल सेट कि आप स्प्रिंग को स्टार्ट कर पाए। अदर देन दैट हमें जरूरत पड़ेगी जेडीबीसी की, और बहुत थोड़ी सी जरूरत हमें पड़ेगी सर्वलेट की। आप में से जितने लोगों का एडवांस जावा का बैच अभी चल रहा है, आप बड़े आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं हम इस पूरे कोर्स में अराउंड 8 to 9 मॉड्यूल्स कवर अप करने वाले हैं। 8 to 9, बल्कि मुझे कहना चाहिए यूनिट्स कवर अप करने वाले हैं। मॉड्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, और इन 8 to 9 यूनिट में जब यूनिट नंबर 7 आएगा तब आपको जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। तो आपके पास तब तक आराम से एम्पल टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आपने अगर सर्वलेट नहीं पढ़ा है तो आप आराम से 1 या 2 प्रोग्राम सर्वलेट के बना लें। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है ना, कोई सर्वलेट की डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस इतना पता हो सर्वलेट क्या होता है तो आप एप्रिशिएट कर पाएंगे कि स्प्रिंग कैसे हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। राइट, तो मेनली अगर आपको लग रहा है सर मेन चीजें क्या रिवाइज कर ली जाए, तो मेन चीजें जो आपको अभी रिवाइज करनी है सबसे पहले वो इतना तो कर ही लीजिएगा, ये सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको डेटाबेस की, इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको कलेक्शंस वगैरह की। ऑल सेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है प्री रिक्विजिट्स को लेकर। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट आएगा सौरभ, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट का भी डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का एक मॉड्यूल है जो स्प्रिंग में करे गए काम को और सिंप्लीफाई और इजी बना देता है। राइट, तो बिना स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, 100% बन जाएगा। राइट, स्प्रिंग बूट आया भी ऑफ लेट है, स्प्रिंग जब आया था तब स्प्रिंग बूट नहीं आया था। बट अगर आप प्योर स्प्रिंग में प्रोजेक्ट बनाने लग गए तो सालों लग जाएंगे आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में, इतना सारा स्प्रिंग के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। गॉट इट, स्प्रिंग बूट उसी कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करता है। इसीलिए तो स्प्रिंग की जरूरत है आपको स्प्रिंग बूट पढ़ने के लिए कि क्या सिंप्लीफाई करता है, खाली बोल देने से थोड़ी समझ में आएगा, वो आप कर पता चलेगा अच्छा मैं स्प्रिंग में ऐसे कोड लिखता था, स्प्रिंग बूट ने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। गॉट द पॉइंट।
एक बेसिक आइडिया लगा? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ्रंट अपने आप में फ्रेमवर्क क्या होता है, अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में क्या होती है, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत जिस जड़ से होती है वो अपने आप में होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, आपके अनुसार व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जल्दी जल्दी फटाफट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीडियम होता है। कैन आई से दैट? कम्युनिकेशन मीडियम होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। अगर कोई इंसान कंप्यूटर से बात करेगा तो वो डायरेक्ट बात कर नहीं सकता, है ना? कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। वो कम्युनिकेशन मीडियम अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटेक्सेस होते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जावा की ही बात करें, जावा में हर लाइन के बाद सेमीकोलन आना चाहिए। क्या ये जावा का सिंटेक्स है? हाँ है। अगर आप कोई मेथड का नाम लिखते हैं तो पैरेंथेसिस लगाना चाहिए। क्या ये जावा का सिंटेक्स है? हाँ है। अगर आप ब्रेस ओपन करते हैं तो ब्रेस क्लोज करना चाहिए। क्या ये जावा का सिंटेक्स है? हाँ है। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंटेक्स के अलावा सिमेंटिक्स भी देती है ना? इंटरव्यू में यहीं पे अपने से गलती होती है। अपन ये तो बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर देती है, कंपाइलर सिंटेक्सिस चेक करता है, फिर हमारे कोड को कंपाइल करता है, पर हम एक बात भूल जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंटेक्स के अलावा सिमेंटिक्स भी देती हैं। एनीवन हैज एनी आइडिया सिमेंटिक्स क्या होते हैं? बहुत इजी इजी वर्ड्स कई बार दिमाग में क्लिक नहीं करते हैं। नहीं, रूल तो सिंटेक्स हो गया बेटा। सिमेंटिक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को और सिंपल इंग्लिश में कर दूं तो ये होता है फॉर्मेट। आपको लगेगा सर एग्जांपल से समझाइए, ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो ये बताइए, जावा में क्या हम इंपोर्ट ऊपर और पैकेज कीवर्ड नीचे लिख सकते हैं? इंपोर्ट ऊपर और पैकेज नीचे नहीं लिख सकते हैं ना? ये सिंटेक्स नहीं है, ये जावा का क्या है? ये जावा का सिमेंटिक है। जावा कहती है जब तुम कोड लिखो तो सबसे पहले पैकेज लिखो, फिर तुम इंपोर्ट लिखो, फिर तुम अपनी क्लासेस बनाओ। सो दिस इज सिमेंटिक। मतलब आप ये कह सकते हो प्रोग्राम बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सिमेंटिक, और प्रोग्राम बनाने के जो रूल होते हैं वो होते हैं सिंटेक्सेस। इज दिस क्लियर नाउ? समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम बनाते क्या हैं? तो दुनिया पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही चल रही है। अगर हम टेक्निकली बोले तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं, और इवन फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, है ना? अब लाइब्रेरी फ्रेमवर्क तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ये एप्स क्या होती हैं? एप्स मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप एंड यूजर को यूज करने के लिए दे रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐप हो गई है, राइट? फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप एक ऐप हुई। हाँ जी हुई। जोमैटो, स्विगी, ये सब एप्स हैं। हाँ हैं। अगर एक डेवलपर की नजर से देखा जाए तो क्या आईडीज भी एक तरह की ऐप हैं? हाँ, आईडी भी एक तरह की ऐप है, वो भी तो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जो किसी लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है। करेक्ट, वेरी गुड। तो सॉफ्टवेयर एप्स में ये सब आते हैं। अब सवाल आती है सर ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? तो गौर करिएगा, ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज वर्ड आप देख रहे हैं, ये अपने आप में कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको यूज करके अपन इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपना कोड डिजाइन करते हैं। आपको लगेगा सर जैसे गाइडलाइन, जैसे जैसे आप सब ने जेडीबीसी पढ़ा है, पढ़ा है? यस और नो? पढ़ा है? क्या जेडीबीसी सॉफ्टवेयर है? तो आप बोलोगे नहीं, जेडीबीसी सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। जेडीबीसी से तो हमें यह पता चलता है कि जावा में क्या स्टेप्स लिखे जाते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए, राइट? तो जेडीबीसी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, राइट? इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, आप जानते होंगे, आई होप सबने नाम सुना होगा, जेडीबीसी ड्राइवर। सुना है ना नाम जेडीबीसी ड्राइवर? जेडीबीसी ड्राइवर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जो किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? जो इंप्लीमेंट कर रहा है जेडीबीसी टेक्नोलॉजी, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। अपन टेक्नोलॉजी कभी डाउनलोड नहीं करते, अपन टेक्नोलॉजी कभी इंस्टॉल नहीं करते, अपन टेक्नोलॉजी सीखते हैं और अपन उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। क्या आप जेडीबीसी इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में? नहीं कर सकते हो। आप इंस्टॉल जेडीबीसी के ड्राइवर्स कर सकते हो, जेडीबीसी सपोर्टेड डेटाबेसेस कर सकते हो, पर जेडीबीसी थोड़ी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। ऐसे ही आप में से जिन लोगों ने सर्वलेट्स पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो बताएं, सर्वलेट इंस्टॉल होता है? नहीं होता है। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, इंस्टॉल सर्वलेट को सपोर्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है।
उम्मीद करता हूं सबने नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर, जिसको आप इंस्टॉल करते हो, जिसको यूज करके आप सर्वलेट्स बनाते हो। सो बी वेरी वेरी क्लियर, अपने आप में टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। वेरी गुड, टेक्नोलॉजीज इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर नहीं होती हैं। अपैचे टॉमकैट वेब सर्वर हुआ अश्मित, बिल्कुल सही। तो अपैचे टॉमकैट क्या है? टेक्नोलॉजी है कि वो सॉफ्टवेयर है? अपैचे टॉमकैट टेक्नोलॉजी है कि सॉफ्टवेयर है? वेरी गुड, सॉफ्टवेयर है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, वो किसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है क्या? हाँ, अपैचे टॉमकैट सर्वलेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो हमको सर्वलेट्स और जेएसपीस चलाने में हेल्प करता है। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप टेक्नोलॉजी तक की कहानी क्लियर हो गई है ना। अब आती है बात लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क, जो हम अगले स्लाइड पे लेते हैं। बट बिफोर दैट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स क्या हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, सी शार्प, कॉटलिन, ये सब अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्केला, ये सब अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। गॉट इट? स्केला, स्केला वो लैंग्वेज है जिसमें ट्विटर बना था। ट्विटर का जब पहला कोड लिखा गया था तो वो स्केला में बना था। और आपको बता दूं, स्केला भी जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, मतलब स्केला में भी बाइट कोड बनता है। जी, स्केला में भी बाइट कोड बनता है। मतलब जावा की बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स आ गई हैं जो बाइट कोड्स बनाती हैं। जी हाँ, ग्रूवी, स्केला, ये सब, कॉटलिन, ये सब वो लैंग्वेजेस हैं जो जेवीएम बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट पाइथन जेवीएम बेस्ड नहीं है ना। पाइथन पीवीएम बेस्ड है, समझ रहे हो? पाइथन पीवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, मैं जेवीएम बेस्ड लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं। राइट? वेरी गुड। इसको भी जेवीएम रन करता है जी सौरभ, इसको भी जेवीएम रन करता है, इसको भी सब ये जेवीएम रन करता है। स्केला का सिंटेक्स मैच करता है जावा से, बिल्कुल बिल्कुल करता है। कॉटलिन का भी मैच करता है। ये सब जावा की देखा देखी मार्केट में लैंग्वेजेस आई है। बट हाँ, पीवीएम मींस पाइथन वर्चुअल मशीन, जो पाइथन के कोड्स को रन करने के लिए यूज होता है सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं पीवीएम। ठीक है, चलो आगे, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, और ये सी शार्प कौन है? ये किसकी लैंग्वेज है? सी शार्प इज अ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क की बेहद पॉपुलर लैंग्वेज के तौर पे मिलेगी। अगर आप डॉट नेट में जॉब करते हैं, सी शार्प इज द लैंग्वेज जो आपको सीखनी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, लाइब्रेरीज क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, और नोट्स वगैरह कुछ लिखने नहीं है। सारा कंटेंट, सारी स्लाइड्स आपसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होंगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइब्रेरीज क्या होती है? तो जवाब है, लाइब्रेरीज वो बने बनाए क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेसेस का कलेक्शन होती है, जो आप अपना काम करने के लिए, गौर से मेरे एक एक वर्ड को सुनना, जो अपना काम करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने कोड के अंदर यूज करते हैं। फिर से, लाइब्रेरीज वो बनी बनाई क्लासेस और मेथड्स का कलेक्शन होती है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब आप सभी जावा बैकग्राउंड से हैं, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, सर जावा में तो इसको हम पैकेज बोलते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन गौर करिएगा, मल्टीपल पैकेजेस का कलेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीपल पैकेजेस का कलेक्शन इज इक्वल टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मल्टीपल पैकेजेस को जोड़ दो तो अपने आप में एक लाइब्रेरी बन जाती है। गॉट इट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गॉट इट। तो लाइब्रेरीज इज अ सेट ऑफ पैकेजेस, पैकेजेस इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स और प्री डिफाइंड क्लासेस। ओके, अब अगला डाउट आता है, सर ये लाइब्रेरीज हमें मिलती कैसे? तो ये लाइब्रेरीज आपको दो तरह से मिलती है। मैं जावा के बारे में बोल रहा हूं। ओके, जावा के टर्म्स में बोलूं तो ये आपको दो तरह से मिलती है। या तो ये आपको लैंग्वेज के साथ मिलेंगी। लैंग्वेज के साथ मिलेंगी मतलब जावा पढ़ने के लिए, जावा का प्रैक्टिकल करने के लिए कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करते हैं? तो आपका जवाब होगा जेडीके इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो जेडीके के साथ आती हैं, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। बट जेडीके आपको हर लाइब्रेरी नहीं देता है। राइट? मैंने आपसे कहा था जेडीके में 4,500 के आसपास पैकेजेस हैं, कहा था मैंने, 4,500 के आसपास पैकेजेस हैं। लेकिन अगर आज आप इंटरनेट पे जाकर देखेंगे तो जावा को सपोर्ट करने वाली जो लाइब्रेरीज हैं, कम से कम आपको 15,000 से ज्यादा मिलेंगी। देर आर मोर देन 15,000 लाइब्रेरीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो जावा में कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म करने का काम करती हैं। और ये पूरी 15,000 लाइब्रेरीज जेडीके का पार्ट है क्या? नहीं है, ये सब के सब जेडीके का पार्ट नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूं। नीचे देखिए, आपको पहला ग्रुप दिख रहा होगा जिसमें कुछ नाम आ रहे हैं जावा डॉट लैंग। क्या जावा डॉट लैंग जेडीके के साथ आता है? हाँ, आता है। जावा डॉट लैंग के अंदर आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लासेस मिलती हैं, और आप सब जानते हैं ये वो पैकेज है जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपके कोड में जोड़ देता है।
क्या जावा डॉट यूटिल जेडीके के साथ आता है? बिल्कुल आता है, जिसमें आपको कलेक्शंस का सपोर्ट मिलता है। जावा डॉट आईओ में आपने पढ़ा होगा फाइल्स का सपोर्ट मिलता है, राइट। लेकिन अब आप नोटिस करिए, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड अपैचे कॉमन्स। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे आप अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के थ्रू ईमेल सेंड कर पाते हैं। तो क्या ईमेल सेंड करना एक रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। अगर मैंने एक फी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो अगर कोई इंसान फी पे कर रहा है तो वो रिसिप्ट चाहेगा ना। और कई बार ऐसा होता है ना कि रिसिप्ट आपके मेल पे आएगी, राइट। तो इस काम को करने के लिए आप कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हो, वो है अपैचे कॉमन्स। अब अपैचे कॉमन जेडीके का पार्ट है? नहीं, वो जेडीके का पार्ट नहीं है। वो जावा की टीम ने बनाया भी नहीं है। नाम से आप पहचान पा रहे होंगे अपैचे किसका है। अपैचे तो अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाया है इस कॉमन्स को। सो ये है वो लाइब्रेरी जो इंटरनेट से आपको क्या करनी पड़ेगी, जो इंटरनेट से आपको करनी पड़ेगी डाउनलोड, और फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में कर पाएंगे यूज। ओके। इसी तरह से अगर आपको अपने प्रोजेक्ट से एसएमएस भेजना है, एसएमएस भेजना है, तो आप एक लाइब्रेरी यूज करते हैं ट्विलियो के नाम से। ट्विलियो आप अगर नेट पे चेक करोगे तो कंपनी का नाम भी है, जैसे सॉरी, जैसे ओरेकल कंपनी का नाम भी है ना। और ओरेकल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर भी है, राइट। ओरेकल अपने आप में एक आरडीबीएमएस या ओआरडीबीएमएस भी है, राइट। बिल्कुल ऐसे ट्विलियो एक कंपनी भी है, और आप ट्विलियो की लाइब्रेरी यूज करके एसएमएस सेंड कर सकते हो। ऐसे ये जो आप आई टेक्स्ट देख रहे हो, इसकी मदद से आप पीडीएफ फाइल्स को पढ़ सकते हो। पीडीएफ जानते हैं ना सब लोग, एडोब का बहुत ही पॉपुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जावा में पीडीएफ फाइल पढ़ने की पावर, जावा के जावा डॉट आईओ पैकेज के पास पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने की पावर नहीं है। अगर आपको पीडीएफ फाइल पढ़नी है तो आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपन बोलते हैं आई टेक्स्ट, एसएमएस वाली को बोलते हैं ट्विलियो, अपैचे कॉमन्स फॉर ईमेल। और ये सब जावा की दुनिया में किस फॉर्म में आती हैं? कैन एनीवन टेल? ये सब जावा की दुनिया में जार के फॉर्म में आती हैं। जार 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 फाइल्स नाम सुना है? सुना है ना आपने। आप याद करिए, जेडीबीसी में जो आप ड्राइवर डाउनलोड करते हैं उसकी भी तो जार ही डाउनलोड होती है ना। और व्हाट डज द जार वर्ड स्टैंड फॉर? जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव, राइट। इट स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। तो क्या मैं बोल सकता हूं जावा की दुनिया में जार इज लाइब्रेरी? यस और नो? यस, जावा की दुनिया में जार इज लाइब्रेरी। जब भी आप सुनते हो इस काम की ये जार फाइल है, एक्चुअल में आप यूज कर रहे हो ये लाइब्रेरी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन व्हाट आर लाइब्रेरीज, है ना। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं लाइब्रेरी समझने के लिए, बट उससे पहले लाइब्रेरीज के बेनिफिट्स क्या हैं। आई मीन मैं क्यों यूज करूं लाइब्रेरी, क्या फायदा है लाइब्रेरी यूज करने का। तो सबसे बड़ा फायदा, लाइब्रेरीज आपको रीयूजेबिलिटी देती है। मतलब क्या ईमेल भेजना सिर्फ फी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है या किसी और प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी? तो आपका जवाब होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की होगी। मान लीजिए हम जोमेटो जैसी कोई ऐप बनाते हैं, वो भी मेल भेजना चाहेगी। तो क्या एक लाइब्रेरी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। ये अलग बात है कि मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, हर प्रोजेक्ट के लिए उसको सेट करना पड़ेगा, बट यूज हो जाएगी। दिस मीन्स इट गिव्स अस रीयूजेबिलिटी। नंबर टू, प्रोग्रामर का एफर्ट कम कर देती है। बिल्कुल सही बात है। ईमेल भेजने के लिए बहुत सारा कोड लिखा जाता है, वो कोड आपको नहीं लिखना पड़ता। वो कोड आपके बिहाफ पे कौन मेंटेन करता है? वो कोड आपके बिहाफ पे मेंटेन करता है अपैचे कॉमन्स। जैसे आप थोड़ा बहुत नेटवर्किंग समझते हो, तो जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, यस और नो? बिल्कुल। और सर्वर पे HTTP रिस्पॉन्स भेजता है। और जो लोग नेटवर्किंग जानते हो वो जानते होंगे इस प्रोसेस को हैंडशेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैंडशेक। इसको नेटवर्किंग की भाषा में हैंडशेक बोलते हैं। आपने कभी आज तक जावा में हैंडशेक का कोड लिखा? कभी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके लिए ये कोड बैकग्राउंड पे हैंडल करती है लाइब्रेरी। ये कहा जाता है प्रोग्रामर का एफर्ट कम कर देती है लाइब्रेरी। प्रोग्रामर को वो काम नहीं करना पड़ता जो काम अदरवाइज करना पड़ता अगर वो लाइब्रेरी यूज नहीं करता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है वो उस पर फोकस करे। अब अगर मैं फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मेरा काम फी मैनेजमेंट का लॉजिक है, मेरा काम मेल भेजने का लॉजिक लिखना नहीं है। मेल भेजना एक सेकेंडरी काम है, सब्सिडरी है मेरे प्रोजेक्ट का। मेल भेजने का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूं मैं फी मैनेज करने का प्रोजेक्ट बना रहा हूं। मेल उसका एक सब टास्क है और ये मैं हैंड ओवर कर सकता हूं टू द लाइब्रेरी। तो मैं फोकस कर सकता हूं ऑन द मेन प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज बेनिफिट्स ऑफ द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी को समझने का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझिएगा, लाइब्रेरी क्या होती है। इमेजिन करिए आपको पिज्जा बनाना है ना। अब आप और मैं, हम लोग बहुत अच्छे शेफ तो है नहीं। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको बहुत अच्छी कुकिंग आती हो।
बट मुझे लगता है मेजोरिटी जो इस बैच में स्टूडेंट हैं वो कोई बहुत अच्छे शेफ तो है नहीं, लेकिन हम पिज्जा बना सकते हैं कि नहीं? अगर कोई चैलेंज दे ही दे तो पिज्जा बना लेंगे ना, इंटरनेट से पढ़ पढ़ा के, रेसिपी पढ़ के। आप देखिए, आप या आपके पेरेंट्स या मम्मी कैसे बनाएंगी पिज्जा? उन्हें कोई पिज्जा बनाने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, बट वो कैसे बनाएंगी? तो कुछ तरीका ऐसा होगा। अगर एक नॉन शेफ, एक बिगनर पिज्जा बना रहा है तो क्या करेगा? तो वो सबसे पहले पिज्जा का आटा, जिसको हम बोलते हैं डाउ, वो गूंथेगा, राइट। उसके बाद उसके पास एक चकला होगा जिसपे वो पिज्जा के उस आटे को रोल करेगा ताकि वो एक गोल शेप में आए। फिर वो पिज्जा कटर यूज करके पिज्जा को कट करेगा। अब आप सोचो, पिज्जा कटर, ये चकला और ये अवन, ये सब मेरे टूल्स हैं जिनको यूज करके मैं पिज्जा बना रहा हूं। यस, ये सारे मेरे टूल्स हैं। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए लाइब्रेरीज आर जस्ट लाइक टूल्स, जिसको वो यूज करता है अपना फाइनल प्रोडक्ट अचीव करने के लिए। तो इस पूरे एग्जाम्पल में फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जल्दी, क्विक। इस पूरे एग्जाम्पल में फाइनल प्रोडक्ट पिज्जा है। वेरी गुड। क्या ये टूल्स पिज्जा बना रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ये पिज्जा बना नहीं रहे, बना तो मैं रहा हूं। ये पिज्जा बनाने के प्रोसेस में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, राइट। मैं इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं तो ये पिज्जा प्रिपेयर करके मेरे को दे दे रहे हैं। एम आई राइट? तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये बेलन, चकला, ये अपने आप में कटर, ये अवन, दे ऑल आर पिज्जा मेकिंग टूल्स। ये सब अपने आप में लाइब्रेरीज हैं। आई होप इट्स क्लियर। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ, अगर पिज्जा कटर नहीं होगा तो पिज्जा कटेगा? तो आप बोलोगे हाँ कटेगा, फिर मुझे चाकू यूज करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, शायद उतना अच्छा शेप ना बने जितना अच्छा शेप ये पिज्जा कटर से बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, लाइब्रेरी नहीं है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर आपको एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान आपके लिए ये पिज्जा कटर कर देगा, पिज्जा को पीसेस में कट करना, राइट। अवन नहीं होगा तो पिज्जा बेक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तवे पे बेक करेंगे और क्या, ऊपर उसके रख देंगे ढक्कन एक, और क्या बन जाएगा पिज्जा। लेकिन अब वो जैसा भी बने, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब लाइब्रेरीज प्री प्रोग्राम कोड्स होते हैं जो काम करने के लिए बनाए गए हैं। वो नहीं यूज करेंगे तो काम तो भी होगा, लेकिन टूटा फूटा टाइप का होगा। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। आज बना के ट्राई करना और भेजना फिर मेरे लिए भी। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, जुगाड़ वाला पिज्जा, ठीक है। अब आते हैं अपन असली मुद्दे पर, फ्रेमवर्क क्या होता है। तो सबसे पहली ओपनिंग लाइन अगर मैं बोलूं, तो मैंने लाइब्रेरी के लिए कहा था, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। यस और नो? यस, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। अब फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज मतलब, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज का मतलब, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सौरभ। A library can't contain framework, but framework can contain library. Perfect, बिल्कुल सही सौरभ। फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में फ्रेमवर्क नहीं होता है, राइट। और एक फ्रेमवर्क में बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। हाँ, एक फ्रेमवर्क में बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। अब आपको लगेगा सर, जैसे जैसे आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, कोई भी ऐप बनाता हूं, तो आप मानते हैं मेरे ऐप में मुझे डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा? यस और नो? हाँ, करना पड़ेगा। मुझे रिकॉर्ड सेव करने ही पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। इट्स वेरी पॉसिबल मुझे यूजर का इनपुट रिसीव करना पड़े? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यूजर का इनपुट लेना, रिकॉर्ड सेव करना, डेटाबेस से बात करना, ये सब कुछ किसी भी प्रोजेक्ट के मोस्ट कॉमन टास्क होते हैं, हाँ के ना? बताओ, यस और नो होते हैं? वेरी गुड। आप सोचो, अगर आपको ये कॉमन टास्क कोई सॉफ्टवेयर करके दे दे, कोई सॉफ्टवेयर आपको बोल दे यार डेटाबेस से कनेक्टिविटी मैं कर दूंगा, तुम तो बताओ तुम्हें रिजल्ट पे क्या काम करना है? तुम्हारा कनेक्शन ओपन करना, क्लोज करना सब मैं कर दूंगा। तुमको इनपुट लेना है, मैं ला कर दे दूंगा। तुमको इनपुट को वैलिडेट करना है। वैलिडेट समझते हैं? वैलिडेट का मतलब होता है जो इनपुट आया है वो सही आया है कि गलत आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है यूजर ने नाम की जगह इंटीजर डाल दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एज नेगेटिव डाल दिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है सैलरी जितनी परमिटेड है उससे ज्यादा डाल दी हो। ये सब वैलिडेशन हुआ, है ना? तो ये सारे वैलिडेशन अभी प्रोग्रामर खुद करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक भी प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा तो ये वैलिडेशन आप करते हो। पर अगर आपके लिए वैलिडेशन कोई कर दे तो क्या आपके लिए काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। इसलिए फ्रेमवर्क्स के बारे में जो दूसरी बात बोली जाती है वो ये कि फ्रेमवर्क्स एक फाउंडेशन देते हैं। फाउंडेशन समझते हैं? एक नींव देते हैं जिस पे आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एक बेस देते हैं जिस पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। बेसिक कोड उनका होगा, बाकी का कोड आपका होगा। मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए मुझे घर बनाना है। इमेजिन करिए मुझे घर बनाना है। आप मानते हो घर बनाने के दो तरीके हैं।
एक तरीका मैं जमीन खरीदूं और खुद खड़ा होकर मजदूरों को लाकर वहां पे पूरा घर बनाऊं, यस और नो। एक तरीका ये होगा, आप घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ लेनी पड़ेगी। प्लॉट काटना पड़ेगा, हाँ काटना पड़ेगा। पूरे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे घर का स्ट्रक्चर, ढांचा सब मुझे ही लगाना पड़ेगा। इसके अलावा घर के अंदर पेंटिंग, यस और नो, हाँ करानी पड़ेगी। गार्डनिंग, हाँ करानी पड़ेगी। सारे काम हमें कराने पड़ेंगे, ओके। दूसरा तरीका, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी बिल्डर से बात कर लूं, वो बिल्डर मुझे एक घर दे दे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार करके दे दे। अब उसके अंदर क्या कलर चाहिए, मुझे कार की पार्किंग कहां चाहिए, गार्डनिंग कैसी चाहिए, कौन कौन से फूल लगाने हैं, ये सब मैं डिसाइड कर लूं। काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा मेरा। मैं फोकस सिर्फ घर के डेकोरेशन पे कर पाऊंगा, मैं फोकस सिर्फ घर के डेकोरेशन पे कर पाऊंगा, हाँ कर पाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी, मुझे प्लॉट्स नहीं काटने, वो सब मेरा काम नहीं होगा। आप ये जरूर बोल सकते हो, बट सर अगर मैं प्लॉट काटूं या मैं परमिशन लूं या मैं खड़ा होकर घर बनाऊं तो पूरा घर मेरे हिसाब से बन जाएगा। बिल्डर से लूंगा तो अब बिल्डर ने टॉप फ्लोर पे 2 कमरे दिए हैं, मुझे नहीं पसंद है, माना मैंने, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। इन जनरल केसेस तो आपका काम आसान हो जाएगा ना, अगर बिल्डर आपको घर बना के दे रहा है और आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं। बस यही होता है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोलता है दोस्त फाउंडेशन मेरे से ले लो, बेसिक स्ट्रक्चर मेरे से ले लो, अपना कोड मेरे कोड में फिट कर दो। सुना आपने मेरा स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, अपना कोड मेरे कोड में फिट कर दो। तो बस आउटर कोड मेरा होगा, इनर कोड तुम्हारा होगा, और दोनों कोड मिलकर अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर करवा देंगे। इज दिस क्लियर? कुछ कुछ समझ आ रहा है, हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है फ्रेमवर्क इतने पॉपुलर क्यों है, क्यों हर कंपनी कहती है कि भाई फ्रेमवर्क सीख के आओ। कोई भी आपसे जावा पे काम नहीं कराएगा। 87% कंपनीज जो आज जावा यूज करती हैं वो जावा का फ्रेमवर्क यूज करती हैं, और सबसे पॉपुलर एक ही फ्रेमवर्क है जो जावा की दुनिया में शंकर जी है, और वो कौन है, वो है स्प्रिंग। एक ही फ्रेमवर्क है जो सबसे ज्यादा अपने आप में पॉपुलर है, राइट, वेरी गुड। इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रेमवर्क प्री रिटन कोड होता है, या कह दो इज देयर एनी अदर फ्रेमवर्क, हाँ बहुत सारे हैं सौरभ, बहुत सारे, बताता हूं मैं आपको। स्प्रिंग के पहले कोई और था, अब वो आउटडेटेड हो गया, स्प्रिंग ने उसकी जगह ले ली, बताऊंगा, अभी सारे नाम लेता हूं मैं, ठीक है, अभी फिलहाल मेन पॉइंट कवर कर ले। तो फ्रेमवर्क क्या देता है, फ्रेमवर्क अपन को प्री रिटन कोड देता है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर फ्रेमवर्क सेमी डेवलप कोड देता है, बोल सकते हैं जी, बिल्कुल फ्रेमवर्क सेमी डेवलप कोड देता है। बिल्कुल वैसे जैसे बिल्डर आपको एक सेमी डेवलप्ड हाउस देता है, उसके अंदर फाइनल डेकोरेशन, फाइनल चीजें आप सेटअप करते हैं, बट वो इतना देता है कि रहने लायक आपका घर होता है। तो फ्रेमवर्क भी आपको एक बेसिक सेटअप दे देता है, बाकी का काम आपको करना होता है अपना एंड रिजल्ट, अपना एंड प्रोडक्ट लाने के लिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर सेमी डेवलप जैसे, जैसे मुझे बताइए दुनिया में जितनी भी जावा बेस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, अगर वो डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं तो उन्हें जेडीबीसी यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ और नहीं आता है तो मुझे जेडीबीसी लगानी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, जेडीबीसी में अपन को ड्राइवर लोड करना पड़ता है, करना पड़ता है, ड्राइवर को लोड करो, हालांकि ये जावा 7 से ऑप्शनल है। चलो ड्राइवर लोड करना ऑप्शनल मान लिया, इसके अलावा मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है। कनेक्शन ओपन करने के बाद मेरे को स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मेरे को क्वेरी फायर करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। फिर मेरे पास रिजल्ट सेट आता है, फिर मैं रिजल्ट सेट को प्रोसेस करता हूं, और फाइनली अपन को क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ 1 2 3 4, ये और ये, आपको नहीं लगता ये सारे स्टेप हर प्रोजेक्ट में होते हैं? हर प्रोजेक्ट इन स्टेप को तो करेगा ही करेगा, यस और नो, करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं एक प्रोजेक्ट में भी ये 10 बार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एक प्रोजेक्ट एक बार डेटाबेस से बात थोड़ी करेगा, 20 बार करेगा। तो आप सोचो, अगर कोई आपके लिए ये वाला पार्ट खुद लिख दे और आपको बोले दोस्त तुम तो बस रिकॉर्ड प्रोसेस करने का लॉजिक लिखो, तुम तो बताओ क्या डेटा चाहिए और उसको कैसे तुम प्रोसेस करोगे, बाकी डेटाबेस से बात कब करनी है, कनेक्शन कब क्लोज करना है, स्टेटमेंट कैसे बनाना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाना है कि स्टेटमेंट बनाना है, समझ रहे हैं जिन्होंने जेडीबीसी पढ़ा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाना है कि स्टेटमेंट बनाना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन मेरी है, आई एम गोइंग टू हैंडल दैट। तो मेरा काम इजी हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट अ फ्रेमवर्क डज। इसीलिए दुनिया में एक लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें बिना फ्रेमवर्क के आपको काम होते हुए दिख जाए, चाहे वो लैंग्वेज जावा हो, चाहे वो लैंग्वेज डॉटनेट हो, चाहे वो लैंग्वेज पाइथन हो, कोई भी दुनिया की आप लैंग्वेज ले लो, फ्रेमवर्क्स आर देयर टू स्टे। और हर कंपनी फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपर्स ही हायर करना चाह रही है, क्योंकि काम आसान हो जाता है, काम कट शॉर्ट हो जाता है, और डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि नहीं?
डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हैं फ्रेमवर्क्स हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स देते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जो पहले से बना के रख दिए गए हैं, बस आप उन्हें यूज करो और वो अपना काम करके आपको दे देंगे। आप बस उतना करो जितना आपके कोड, आपके लॉजिक के लिए जरूरी है। जो बेसिक काम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉजिक। इसको रट लो, बहुत सुनोगे ये वर्ड। किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाते हैं तो दो तरह के लॉजिक उस प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। एक होते हैं कॉमन लॉजिक, एक होता है बिजनेस लॉजिक। नाम से अंदाजा लग रहा है, कॉमन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक। कॉमन लॉजिक वो जो सबके लिए सेम है, राइट। तो क्या हर प्रोजेक्ट को डेटाबेस से बात करनी है? हाँ करनी है। अगर वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा तो बात करेगा। हर प्रोजेक्ट को डेटा लेना है? हाँ लेना है। हर प्रोजेक्ट को डेटा वैलिडेट करना है? हाँ करना है। और इस मामले में आपकी बहुत हेल्प करते हैं फ्रेमवर्क। आर यू गेटिंग दैट? यस और नो, मानते हैं, है ना। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स गो टू जोमैटो। अपन मान लीजिए जोमैटो डेवलप कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने जोमैटो ओपन करता हूं। ठीक है, जोमैटो में आपने एक देखा होगा, हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, होता है? वेरी गुड। जोमैटो में होता है कि हर वेबसाइट में होगा? जल्दी से यस और नो। जोमैटो में ही होगा कि हर वेबसाइट में होगा? तो आपका जवाब होगा सर हर वेबसाइट में होगा। होगा। अब आप बिल्कुल बॉटम पे देखो, ये जो इनका कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है, आप मुझे बताओ इस कॉन्टैक्ट पेज का डेटा पिक करके ये पूरा डेटा डेटाबेस में डालना इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ बिल्कुल होगी। ये डेटा लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि वो डेटाबेस में डालें। क्या बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट किसी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की हो सकती है, जहां पे मूवीज वगैरह स्ट्रीम होती हो सकती है। तो अगर कोई आपको ये डेटा पिक करना, वैलिडेट करना, डेटाबेस में डालना इतना करके दे दे, तो आप मानते हो आपका काम 2 लाइन में हो जाएगा? अदरवाइज ये काम करने के लिए आप 10 लाइन लिखते रहोगे। राइट, दिस इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क। इसलिए कहा जाता है कि आपको आपके कोड के अंदर फ्रेमवर्क्स यूज करने चाहिए। बट सर जावा में मल्टीपल पेज से लोडिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। मल्टीपल पेज मतलब नितिन, मल्टीपल पेज मतलब मैं समझा नहीं। जावा का मल्टीपल पेज से लेना देना थोड़ी है। मल्टीपल पेज या सिंगल पेज ये तो फ्रंट एंड हैंडल करेगा ना। यस और नो? जावा तो बैक एंड पे लगेगी ना, जावा फ्रंट एंड पे कहां लगेगी? मैं लेता हूं, लास्ट में डाउट ले लूं नितिन, लास्ट में ले लूं ये वाला डाउट। ओके, मैं लास्ट में लेता हूं आपका ये डाउट, ठीक है। चलिए, तो मतलब मेन थीम समझ में आया आपको? जो मैं बताना चाह रहा हूं क्लियर हुआ कि जो कॉमन लॉजिक है फ्रेमवर्क वो आपके लिए खुद लिख देते हैं। तो आप सोचो कंपनी क्यों चाहेगी कि आप कंपनी में जब प्रोजेक्ट करो आप बैठकर डेटाबेस प्रोग्रामिंग के 10 स्टेप लिखो या 7 स्टेप लिखो। वो यही चाहेगी ना कि यार जब कोई लिख के दे रहा है, अच्छी बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर तुम्हें ये करके दे रहा है, तो तुम बिजनेस लॉजिक सोचो ना, तुम्हें क्या करना है डेटाबेस के बेसिक स्टेप्स पे। गॉट द पॉइंट? दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क, है ना। अब अपन पिज्जा वाले एग्जांपल से फ्रेमवर्क को समझते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, अभी मैंने डिस्कस करा अपन पिज्जा कैसे बनाएंगे। डोमिनोज सभी जानते हैं? जानते हैं, वेरी गुड। क्या लगता है आपको जो अपन ने स्टेप्स फॉलो करे, आटा गूंथना, पिज्जा को काटना, डोमिनोज का शेफ भी ये करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा बेटा। आपको लगता है कि डोमिनोज का शेफ खुद अपने हाथ से पिज्जा को काटेगा? नहीं काटेगा। आप मानते हो डोमिनोज पिज्जा बनाने की कंपनी है? डू यू एग्री विद मी? है। तो क्या आपको नहीं लगता उसके अंदर ऐसे टूल्स ऑलरेडी होंगे जो पिज्जा प्रिपेयर करने में शेफ की पूरी पूरी हेल्प कर देंगे, बल्कि खुद ही पिज्जा प्रिपेयर कर देंगे? जैसे आप नोटिस करो, डोमिनोज के पास बड़ी बड़ी डो मशीन्स होती हैं। अपने एग्जांपल में आटा अपन गूंथ रहे थे, यस और नो? अपन कर रहे थे ना। यहां नोटिस करो, आप देखना, ये बकायदा उनकी वेबसाइट से मैंने पिक्स लिए हैं। बकायदा उनकी वेबसाइट पे पिक्स डली हुई है, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिसके अंदर आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दे दो, वो आपके लिए आटा तैयार करके दे देंगे। क्या आपने अपने हाथों से आटा गूंथा? यहाँ पर नहीं गूंथा ना। आपको तो एक मशीन मिल गई, मशीन को आपने इंग्रेडिएंट्स दिए, उसने आटा आपके लिए तैयार कर दिया। ऐसे ही गेस करिए, आपने घर पे पिज्जा बेला, मशीन अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको डाउ बॉल्स दे देगी। देन उनके पास एक पूरी मशीन होती है जिसके अंदर पूरा पिज्जा डालिए, वो अलग अलग पीसेस में कट होकर आ जाएगा। और तो और ये इतना बड़ा क्या है, ये इतना बड़ा डोमिनोज के अवंस हैं जिसमें कई सारे पिज्जाज पैरेलली वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, डोमिनोज में शेफ चेंज होता होगा? आज कोई शेफ है, कल दूसरा आएगा। कभी आपने नोटिस करा टेस्ट नहीं बदलता उनका? डिड यू नोटिस दैट? उनके पिज्जा का टेस्ट एक जैसा ही रहता है। ये कैसे रह सकता है? ये इसलिए रह सकता है क्योंकि वो शेफ कुछ नहीं कर रहा,
वो सिर्फ अपनी तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो मशीन को चाहिए, अल्टीमेट काम तो मशीन कर रही है। यस और नो? राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं डोमिनोज फ्रेमवर्क है पिज्जा का? क्या बोलते हो? डोमिनोज पिज्जा बनाने का फ्रेमवर्क है, राइट। और हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे हम विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। गॉट द पॉइंट? दिस इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क। यस और नो? है ना? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप सोचो, आपको अगर पार्टी रखनी है, पैसे की कोई चिंता नहीं है अगर, और उस पार्टी में पिज्जा चाहिए, तो इट विल बी बेटर ना कि आप डोमिनोज से ऑर्डर करो। आई सेड पैसे की कोई चिंता नहीं है ना? पैसे को साइड कर दीजिए आप। मान लीजिए पैसा आपके पास है, पैसा आपके पास लाइब्रेरी के लिए भी है और पैसा आपके पास फ्रेमवर्क के लिए भी है, तो डोंट यू थिंक फ्रेमवर्क आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा कंपेयर टू लाइब्रेरी? है ना? वेरी गुड, दैट इज द रीजन अपन को फ्रेमवर्क्स करने चाहिए। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है यार मुझे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में बस दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दो, मेरे को ज्यादा नहीं सुनना तुमसे, तो आप सिर्फ दो बातें क्या बोलकर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, लाइब्रेरीज किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए फोकस्ड होती हैं, जबकि फ्रेमवर्क कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करना जानता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस, वो जो पिज्जा कटर था वो बस पिज्जा कटर के लिए था, जबकि आप फ्रेमवर्क चेक करो, फ्रेमवर्क या डोमिनोज चेक करो, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। मतलब लाइब्रेरी का काम छोटा, फ्रेमवर्क का काम बड़ा। सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, लाइब्रेरी छोटा सा काम करती है, फ्रेमवर्क बहुत बड़ा काम करता है। जैसे अगर एक ईमेल सेंड करने वाली लाइब्रेरी है तो वो एसएमएस भेजेगी? शायद नहीं भेजेगी। अगर एक ईमेल सेंड करने वाली लाइब्रेरी है तो वो डेटाबेस से बात करेगी? शायद नहीं करेगी। उसको क्यों डेटाबेस से बात करनी है? लेकिन अगर एक फ्रेमवर्क है तो मेरे लिए मेल भी भेज देगा, डेटाबेस से भी बात कर देगा, मेरा डेटा भी वैलिडेट कर देगा, सब कर देगा। यस, तो फ्रेमवर्क्स कवर अ ब्रॉडर पिक्चर, लाइब्रेरीज कवर अ वेरी स्मॉल पिक्चर। आखिरी और सबसे 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 इंपॉर्टेंट फर्क, जब आप लाइब्रेरी यूज करते हो, आप अपने कोड से लाइब्रेरी को कॉल करते हो। आप अपने कोड से लाइब्रेरी कॉल करते हो। मैं एग्जांपल देता हूं। आप सबने जावा में कलेक्शंस क्लास पढ़ी है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर पढ़ी है। कलेक्शंस के पास सॉर्ट मेथड होता है? सॉर्ट, हाँ होता है। अगर मैं कलेक्शंस के सॉर्ट मेथड को अपनी एरे लिस्ट दूं तो ये मेरी एरे लिस्ट सॉर्ट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो आप मुझे बताइए, ये कॉल मुझे लिखना पड़ेगा ना, मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, ये होता है यू कॉल लाइब्रेरी। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क बनाते हो ना, फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है। आप अपना कोड लिख देते हो, फ्रेमवर्क उसको कॉल करता है। हो सकता है अभी मेरी बात आपको एकदम से क्लिक ना हो रही हो, सर ये अपन का कोड फ्रेमवर्क कॉल करता है, इसका क्या मतलब है? रुक जाइए, दो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अभी आप इसको बस टेक्निकली सुन लो। जब आप लाइब्रेरी को कॉल करते हो, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल कंट्रोल। एवरीवन प्लीज टाइप इन द विंडो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोसीजरल कंट्रोल। जब आप लाइब्रेरी को कॉल करते हो, वी कॉल इट प्रोसीजरल कंट्रोल। और जब फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है, अगर आपने थोड़ा सा भी स्प्रिंग पढ़ा होगा तो आपने इस प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं जब फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है? इसको बोलते हैं इनवर्जन ऑफ कंट्रोल, विच इज कॉल्ड एज आईओसी। वेरी गुड, इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, विच इज कॉल्ड एज आईओसी। फ्रेमवर्क कहता है कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे कोड का कौन सा पीस मेरे को कब चलाना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? फ्रेमवर्क हमारे कोड को कंट्रोल करता है, जबकि लाइब्रेरी में अपन लाइब्रेरी को कंट्रोल करते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? और इसके लिए दो लेक्चर रुकिएगा, दो लेक्चर में मैं आपको आईओसी की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि आईओसी कैसे काम करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, है ना? कुछ लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, तो सुनिए। जितनी बार आप जावा में कोड लिखते हो, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यस और नो? अपनी क्लासेस के कम से कम बनाते हो, और उसके लिए आप न्यू लिखते हो। स्प्रिंग में आप न्यू लिखते ही नहीं, स्प्रिंग में आप न्यू लिखते ही नहीं हो। तो कौन बनाता है आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट? स्प्रिंग आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता है, वो आपको ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। और जब स्प्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा, आपसे बेटर मैनेज करेगा, आपसे बेटर मेमोरी को हैंडल करेगा, बिल्कुल करेगा। अपन तो रॉ प्रोग्रामर है ना, स्प्रिंग तो उन लोगों ने बनाया है ना जो बहुत एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं, वो आपसे बेटर मेमोरी मैनेज करेंगे जैसा कि आप मैनेज करते हो, राइट? तो वो आपको ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। मतलब एक सरप्राइज है अगर आप पहली बार फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं कि आपके कहे बिना आपकी क्लास का क्रिएट होकर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, विदाउट राइटिंग न्यू। अपन ने स्ट्रिंग में देखा, बिना न्यू के ऑब्जेक्ट को बनते हुए देखा, लेकिन अपनी क्लास के लिए तो अपन ने कभी नहीं देखा। लेकिन आप देखोगे फ्रेमवर्क में आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क खुद बनाकर दे देगा, और इसी को अपन बोलते हैं आईओसी,
जरा एक बार फिर से लिख दीजिए तो आईओसी का फुल फॉर्म, व्हाट डज आईओसी स्टैंड फॉर? वेरी गुड, इनवर्जन ऑफ कंट्रोल, इनवर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। यानी प्रोग्रामर फ्रेमवर्क को बिल्कुल अपना पूरा कोड हैंडओवर कर देता है, बोलता है तुम हैंडल करो, अब तुम संभालो। जैसे अपन कई बार भगवान के सुपुर्द हो जाते हैं ना, भगवान मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में, जो करना है आप करो, अच्छा बुरा। बस वैसे प्रोग्रामर फ्रेमवर्क को हैंडओवर कर देता है, आप चलाओ, आप करो हैंडल। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब फ्रेमवर्क के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं लाइब्रेरी वाले सारे बेनिफिट्स हैं? लाइब्रेरी वाले सारे बेनिफिट्स हैं, जितने लाइब्रेरी बेनिफिट देती है फ्रेमवर्क वो तो देता ही देता है ना। उसके अलावा अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा मैं कहूंगा, सिक्योरिटी। किसी भी प्रोजेक्ट का मेन इशू होता है, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कंप्लीट वेब एप्स की या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स की, है ना। इन सब में सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी होता है। सोचो अगर सिक्योरिटी का पूरा लोड, पूरी टेंशन फ्रेमवर्क ले लेगा तो अपन रिलैक्स हो जाएंगे, अपन अपने कोड पे फोकस कर पाएंगे। जबकि लाइब्रेरी में सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, जितनी सिक्योरिटी आपको अपने लेवल पे लगानी है आप लगा दो। जेडीबीसी में सिक्योरिटी है कुछ? कोई सिक्योरिटी नहीं है। जेडीबीसी कुछ सिक्योरिटी नहीं देती, लेकिन अगर आप जेडीबीसी अगर स्प्रिंग यूज करते हो वो आपको अपनी तरफ से अल्टीमेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोग्रामिंग की आपको फॉलो करने को कहता है। अगर आप जावा फील्ड से जुड़े हैं तो आपने शायद ये नाम जरूर सुना होगा, और जितने लोग आप इसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आपने तो जरूर सुना होगा, डिजाइन पैटर्न। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? और नहीं सुना है तो घबराइए मत, इस बैच में हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिजाइन पैटर्न और क्यों हमको कहा जाता है कि हमको डिजाइन पैटर्न फॉलो करना चाहिए। हालांकि आपने अगर जेडीबीसी पढ़ा है तो आपने जरूर एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करा होगा। मैंने तो करवाया है अपने जेडीबीसी बैच में, आई होप आपने भी करा होगा, और उसका नाम था डाओ। डिड वी फॉलो दिस पैटर्न, डाओ पैटर्न, डेटाबेस से बात करने के लिए, है ना। बट ये सिर्फ डेटाबेस से बात करने का पैटर्न है। ऐसे ही कई कामों के लिए अलग अलग पैटर्न्स हैं जो कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस माने जाते हैं। अगर आपने कंप्लीट एडवांस जावा करी है तो आपने एक और पैटर्न सुना होगा, एमवीसी पैटर्न, जिसका नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये सब कुछ अपन अपने कोड के अंदर सीखने वाले हैं, कैसे डाउ पैटर्न काम करता है, कैसे डाउ पे कोड लिखते हैं, कैसे एमवीसी पे लिखते हैं, और ये सब हमको स्प्रिंग फोर्स करेगा फॉलो करने के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग हमें ठोक बजाकर एक अच्छा और सेंसिबल प्रोग्रामर बना देगा। बिल्कुल बना देगा, वो आपको बोलेगा, फोर्स करेगा, ऐसे ही करना है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फ्रेमवर्क्स ओपिनियनेटेड होते हैं। क्या वर्ड लिखा मैंने? फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? ओपिनियनेटेड होते हैं, यानी उनका एक ओपिनियन होता है और वो आपको बोलते हैं इसी ओपिनियन पे तुम्हें भी कोड लिखना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? इसी ओपिनियन पे तुम्हें भी कोड लिखना पड़ेगा। इस ओपिनियन को सिंपल अंग्रेजी में ओपिनियन बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग की अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेमवर्क्स डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। समझ आया? समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। वाई स्प्रिंग इज कॉल्ड एज फ्रेम, बिल्कुल नितिन आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, बस उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट तो नहीं हो रहा है ना किसी को? कैन आई क्लास 50, कैन आई कंटिन्यू द क्लास 15 मिनट्स मोर, है ना। तो अपन अपना मेन कंटेंट कवर कर ले तो आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा मैं भी, ठीक है। ये तो हुई बात बेनिफिट्स की। चलिए अब इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि कितने तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं, अपन डिस्कस करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर क्या होता है। जब भी अपन कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें मेनली क्या क्या होता है। तो अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन की बात करूं, क्योंकि जनरली स्प्रिंग आपको वेब एप्लीकेशन में यूज होता हुआ दिखेगा, जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, डू यू एग्री, वेब एप्लीकेशन में एक तो यूजर इंटरफेस होता है। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है कि यूजर इंटरफेस किससे बनता है एक वेब एप्लीकेशन में। तो यूजर इंटरफेस तीन बेसिक टेक्नोलॉजी से बनता है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये अलग बात है कि आप इन टेक्नोलॉजीज के फिर ऑल्टरनेट्स यूज कर सकते हैं, है ना। किसी को रिएक्ट करनी है वो रिएक्ट यूज कर ले, किसी को बूटस्ट्रैप यूज करना है वो बूटस्ट्रैप यूज कर ले, लेकिन जो बेस है वो तो इन तीन का ही रहेगा, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आता है आपका बैकएंड वाला पार्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपसे कहा तीन चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड वाला पार्ट, एक होता है बैक एंड वाला पार्ट, और लास्ट वाला कौन सा पार्ट? लास्ट वाला होता है डेटाबेस वाला पार्ट। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा इन तीन चीजों को यूज करेगा ही करेगा। गॉट इट? अब ये जो बैकएंड वाला पार्ट होता है ना, इसमें तीन मेन काम होते हैं। कितने मेन काम होते हैं बैकएंड में? तीन मेन काम होते हैं, सुनना ध्यान से। पहला काम होता है बैकएंड की वेब लेयर बनाना।
शायद आप पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे। वेब लेयर का मतलब होता है फ्रंट एंड से डेटा लेना और फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देना। क्या बोला मैंने? फ्रंट एंड से डेटा लेना और फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देना। दिस इज द टास्क विच इज डन विद द हेल्प ऑफ वेब लेयर। अगर आपने थोड़ी भी एडवांस जावा करी है तो इसी वेब लेयर पे बैठा रहता है आपका सर्वलेट। लेता है ना, यही रिस्पॉन्स लेता है और यही रिक्वेस्ट लेता है और यही रिस्पॉन्स जनरेट करता है, राइट। फिर आता है आपका बिजनेस लेयर वाला पार्ट। बिजनेस लेयर का मतलब होता है आपके प्रोजेक्ट का कोर लॉजिक। जैसे अगर आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बैंकिंग एप्लीकेशन में बताइए बिजनेस लेयर क्या हुई। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में बिजनेस लेयर हुई पैसे डिडक्ट करना, पैसे ट्रांसफर करना, एसएमएस भेजना, ईमेल भेजना। आर दे बिजनेस लेयर? यस, दे आर बिजनेस लेयर। ये बिजनेस लेयर वाला लॉजिक होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको डेटाबेस से बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये डेटाबेस वाली लेयर होती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के बैकएंड में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, राइट। अब अगर मैं फ्रेमवर्क यूज नहीं करूंगा तो तीनों लेयर के कोड खुद लिखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। डाउ पे जेडीबीसी लगाना पड़ेगा। हाँ, डाउ पे जेडीबीसी लगाना पड़ेगा। ये जो बिजनेस लेयर है इसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी ईमेल भेजने के लिए, एसएमएस भेजने के लिए। और ये जो वेब लेयर है इसमें मुझे सर्वलेट्स या जेएसपीस का कोड हैंडल करना पड़ेगा। एम आई राइट? है ना। ये तब की कहानी है जब आप फ्रेमवर्क यूज नहीं करते, है ना। अब अगर आप फ्रेमवर्क यूज करने लगते हो तो आपको इन कामों के लिए भी फ्रेमवर्क्स दिए गए। किन कामों के लिए? किन कामों के लिए? वेब लेयर, डेटाबेस लेयर, इन कामों के लिए फ्रेमवर्क्स दिए गए। अच्छा, तो कितनी तरह के फ्रेमवर्क मार्केट में होते हैं? गौर कीजिएगा कितनी तरह के होते हैं। नंबर वन, मार्केट में एक होते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। आई डोंट थिंक किसी को भी इसमें डाउट है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का मेन काम यूआई है। जी, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का मेन काम यूआई है। और आई होप एंगुलर का नाम सबने सुना है। कौन है एंगुलर? तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट डोमेन का एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। क्या रिएक्ट भी इसी में आता है? हाँ, रिएक्ट आता तो इसी में है, बट रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है आपको पता होगा रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, राइट। लेकिन काम उसका भी बिल्कुल एंगुलर के बराबर है। हालांकि रिएक्ट आजकल फ्रेमवर्क के लेवल पे आ गई है, क्योंकि रिएक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क आ गया है। बिल्कुल आ गया है, जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस, जो आजकल मॉडर्न तरीका बन गया है रिएक्ट एप्लीकेशंस को डेवलप करने का। तो आप कह सकते हो कि रिएक्ट नॉन टेक्निकली तो हम कह सकते हैं कि वो एक लाइब्रेरी है, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो वो फ्रेमवर्क के लेवल पे आ चुकी है ना। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। देन हमारे पास दूसरे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं। वेब फ्रेमवर्क्स में अगर मैं जावा की बात करूं तो एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क था, वर्ड पे गौर करिएगा, था, जिसका की नाम था स्ट्रट्स। मैंने अपनी लाइफ में जो पहला फ्रेमवर्क पढ़ाया है वो स्ट्रट्स ही पढ़ाया है। इनफैक्ट स्प्रिंग के पहले बड़ा पॉपुलर था, लेकिन आज से 10 12 13 साल पहले स्ट्रट्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि इसको किसने रिप्लेस कर दिया? इसको फुल रिप्लेस कर दिया इस फ्रेमवर्क में, जिसका की नाम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हटा दिया इसने इसको बिल्कुल मार्केट से। मतलब अब ये आउटडेटेड चीज हो गई है, आउटडेटेड तरीका हो गया है। गॉट इट। और तीसरे फ्रेमवर्क आते हैं जिनको हम बोलते हैं ओआरएम फ्रेमवर्क्स। अच्छा, ओआरएम फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? ओआरएम फ्रेमवर्क्स वो होते हैं जो आपसे डेटाबेस का कम्युनिकेशन इजी वे में करवाते हैं। आपको लगेगा सर इजी वे में कैसे? तो मुझे एक लाइन में बताओ, क्या जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? यस और नो? है ना, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप ये बताइए क्या डेटाबेस में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, डेटाबेस में तो टेबल होती है, ऑब्जेक्ट कहां होते हैं? डेटाबेस में तो टेबल होती है, राइट। तो सोचो, अगर आपकी डेटाबेस की टेबल्स आपके लिए क्लासेस बन जाए, अगर आपकी डेटाबेस की रो आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, तो बिना एसक्यूएल पढ़े डेटाबेस से बात हो जाएगी। हाँ, बिना एसक्यूएल पढ़े डेटाबेस से बात हो जाएगी। मतलब मेरे को एक लाइन एसक्यूएल की नहीं आती, नहीं पता मुझे सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या करते हैं, फिर भी मैं डेटाबेस से बात कर लूंगा। किसकी पावर से? किसकी पावर से? इनकी पावर से, जिसका नाम है ओआरएम फ्रेमवर्क, वेयर ओआरएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और इसमें कौन आ रहा है? इसमें बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क आ रहा है जिसका की नाम है हाइबरनेट। अब सवाल आता है स्प्रिंग इस पूरे में कहां फिट हो रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्प्रिंग सब कुछ करना जानता है। सब कुछ, हाँ सब कुछ। आप स्प्रिंग की मदद से वेब फ्रेमवर्क वाला काम करा सकते हैं। आप स्प्रिंग की मदद से ओआरएम फ्रेमवर्क का काम करा सकते हैं। आप स्प्रिंग की मदद से हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो कोई और फ्रेमवर्क से करवानी है। इनफैक्ट आजकल तो स्प्रिंग रिएक्ट के साथ क्लब करके फ्रंट एंड वाले पार्ट को भी हैंडल करवा देता है। मतलब बैक एंड पे स्प्रिंग चल रहा है, फ्रंट एंड पे क्या काम हो रहा है? फ्रंट एंड पे काम कर रही है रिएक्ट।
जबकि रिएक्ट जावा की लाइब्रेरी नहीं है। रिएक्ट किसकी लाइब्रेरी है? रिएक्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। लेकिन स्प्रिंग कैन इजीली कम्युनिकेट विद रिएक्ट। ये स्प्रिंग की बहुत बड़ी पावर है। मतलब मुझे अगर जावा में स्प्रिंग पढ़ना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को जीवाई जावा वाला यूज करना है। मैं जीवाई रिएक्ट वाला यूज कर लूंगा, एंगुलर वाला यूज कर लूंगा, किसी का भी जीवाई यूज कर लूंगा अपने बैकएंड के स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से। इसीलिए अभी किसी ने मेरे से पूछा था स्प्रिंग को फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं? क्या आपको समझ में आया फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर उस फ्रेमवर्क का काम खुद ही कर लेता है जो अदरवाइज कोई और फ्रेमवर्क करता था। बिल्कुल बिल्कुल रहमत, यही है स्प्रिंग डेटा जेपीए। इसी का ऑल्टरनेट है स्प्रिंग ओआरएम का। समझ रहे हैं? और वो हाइबरनेट का एडवांस वर्जन है। गॉट इट? तो इसका मतलब जो काम हाइबरनेट कर सकता है वो काम स्प्रिंग कर सकता है। यस। लेकिन जो काम स्प्रिंग कर सकता है वो हाइबरनेट कर लेगा? नहीं। स्प्रिंग तो बहुत कुछ कर सकता है, हाइबरनेट सब नहीं कर सकता। हाइबरनेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर सकता, हाइबरनेट एचटीएमएल का डेटा पिक नहीं कर सकता, लेकिन स्प्रिंग ये सारे काम कर सकता है। बिल्कुल, स्प्रिंग इंटरनली हाइबरनेट यूज करता है। बिल्कुल सही अभी, बिल्कुल सही। चले आगे, ये क्लियर हुआ? सो व्हाई स्प्रिंग इज कॉल्ड फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क। अब देखो वो जो आपको मैंने एप्लीकेशन आर्किटेक्चर समझाया था, अगर आज मैं उस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में जावा के फ्रेमवर्क फिट करूं और मेरे को स्प्रिंग नहीं आता है, तो मुझे कितने फ्रेमवर्क पढ़ने पड़ेंगे? मेरे को 2 फ्रेमवर्क पढ़ने पड़ेंगे कंपनी के लिए तैयार होने के लिए। एक वेब लेयर पे मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? वेब लेयर पे मेरे को पढ़ना पड़ेगा स्ट्रट्स। और बैकएंड वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए मेरे को सीखना पड़ेगा हाइबरनेट। राइट? अगर मैं स्प्रिंग सीख लेता हूं तो क्या मैं बोल दूं दोनों काम अकेला स्प्रिंग ही कर लेगा? यस, दोनों काम अकेला स्प्रिंग ही कर लेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप ये सारे काम स्प्रिंग से करा सकते हो। राइट? और तो और यूआई भी स्प्रिंग से जनरेट करवा दो आप। अगर आपको यूआई जनरेट कराना है ना, तो स्प्रिंग आपको खुद की तरफ से भी सपोर्ट देता है थाइम लीफ नाम की एक टेक्नोलॉजी का। क्या वर्ड लिखा मैंने? थाइम लीफ। जिसकी मदद से आप स्प्रिंग के कोड के थ्रू यूआई जनरेट करा पाएंगे। मतलब रिएक्ट के लिए तो रिएक्ट आनी चाहिए ना, मुझे रिएक्ट सीखनी पड़ेगी। यस और नो? ऐसा थोड़ी आ जाएगा कि मैं रिएक्ट से कनेक्ट कर लूंगा। रिएक्ट नहीं आएगी तो कैसे करूंगा? तो फिर क्या करूं मैं? तो फिर अगर मेरे को रिएक्ट नहीं आती, मेरे को एंगुलर नहीं आती, तो भी मैं यूआई बना लूंगा। किसकी हेल्प से? जो हम स्प्रिंग में सीखेंगे, और इसको हम बोलते हैं थाइम लीफ। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। टाइम लीव, हाँ टाइम लीव सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है? आया समझ? बेसिक आइडिया लगा आपको स्प्रिंग के बारे में? व्हाट इज स्प्रिंग, व्हाट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग, है ना? अब एक क्विक रिव्यू में आपको दे देता हूं स्प्रिंग के बारे में। लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, पहला पार्ट। स्प्रिंग जावा का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है। और गौर करना, गौर करना, स्प्रिंग किसी भी तरह की जावा एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। अगर आपको लग रहा है सर किसी भी तरह की का क्या मतलब है, किसी भी तरह की मतलब मैं कोर जावा में स्प्रिंग यूज कर सकता हूं। और आई होप सब जानते हैं कोर जावा मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाना। यस, कोर जावा मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाना। मैं स्प्रिंग को स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकता हूं। मैं स्प्रिंग को वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकता हूं। मैं स्प्रिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकता हूं। घबराइएगा, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। एक वेब ऐप और एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। और मैं स्प्रिंग को एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकता हूं। बस इतना ही होता है। इन सब एरियाज में स्प्रिंग आ गया है। और तो और इस साल स्प्रिंग ने एक और अच्छी चीज करी है, स्प्रिंग अब एआई का सपोर्ट भी ले आया है। आपने सुना है, अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली अवेयर है, तो आपने सुना होगा इसी साल स्प्रिंग एआई लॉन्च हो गया है। तो अब आप स्प्रिंग के अंदर बैठकर ओपन ओपन एआई से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब स्प्रिंग चैट जीपीटी से भी बात कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। चैट जीपीटी से बात कर लेगा, जेमिनाई से बात कर लेगा, हर ओपन एआई, बिल्कुल सही, टेंसर फ्लो, इन सब से कम्युनिकेट कर लेगा। दैट इज अ पावर ऑफ स्प्रिंग एआई। गॉट इट? इसलिए कहा जाता है कुछ मत पढ़ो जावा में फ्रेमवर्क के नाम पे, सिर्फ एक फ्रेमवर्क पढ़ लो। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज स्प्रिंग। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आपको। राइट? इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेमवर्क, स्प्रिंग अपने आप में इसीलिए फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क्स कहलाता है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, स्प्रिंग फ्री और ओपन सोर्स है। आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट होगा। फ्री मतलब अगर मुझे स्प्रिंग यूज करना है तो कोई पैसा किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्प्रिंग आज की डेट में किसके अंडर में है? कैन एनीवन टेल? आज स्प्रिंग को कौन गवर्न कर रहा है? आज स्प्रिंग को वीएम वेयर वाले हैंडल करते हैं। नाम सुना है वीएम वेयर? बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ी कंपनी है वीएम वेयर। राइट? बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे पैकेजेस पे रिक्रूटमेंट करती है। तो वीएम वेयर वाले आज स्प्रिंग को हैंडल कर रहे हैं, आज स्प्रिंग उनके अंडर में है। वेरी गुड। नहीं सुना? जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो जरूर सुनोगे।
ओके, तो फ्री और ओपन सोर्स है। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब भी सब लोग जानते हैं, आई होप जानते होंगे। स्प्रिंग का पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं उस सोर्स कोड को डाउनलोड करके अपने तरीके से उसको बदल सकता हूं। जी बिल्कुल, अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है मैं कर सकता हूं। और आजकल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी बहुत चल रहा है, चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। मोनल, ये स्प्रिंग का पार्ट 1 है। स्प्रिंग के 2 पार्ट्स आएंगे, राइट। ये स्प्रिंग का पार्ट 1 है। स्प्रिंग में कितने मॉड्यूल है, एनीवन हैज एनी आइडिया? स्प्रिंग में 21, अरे 21 से ज्यादा मॉड्यूल है मेरे बच्चे, 4 मॉड्यूल नहीं है। स्प्रिंग में 21 से ज्यादा मॉड्यूल अवेलेबल हैं, राइट। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, पूरे 21 पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए स्प्रिंग को बोला जाता है ये मॉड्यूलर फैशन में डेवलप करा गया फ्रेमवर्क है। इसका मतलब अगर मुझे बस उतना सा स्प्रिंग पढ़ना है कि मैं डेटाबेस कम्युनिकेशन स्प्रिंग से कर पाऊं, तो मुझे पूरा स्प्रिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। मैं सिर्फ उतना पार्ट भी पढ़ सकता हूं कि मेरे लिए डेटाबेस कम्युनिकेशन हो जाए। इसलिए अपन बोलते हैं स्प्रिंग मॉड्यूलर फैशन में काम करता है, राइट। नोटिस करो, स्प्रिंग में आपको एक मॉड्यूल मिलता है स्प्रिंग कोर, जो आपके कोर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। देन स्प्रिंग के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्प्रिंग जेडीबीसी। नाम से अंदाजा लग रहा होगा क्या करता होगा, आपके लिए डेटाबेस कम्युनिकेशन को इजी करता है। फिर मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्या करता है? हाइबरनेट वाला काम करता है। और तो और मेरे पास एक स्प्रिंग सोशल भी है। गेस करो क्या करता होगा? स्प्रिंग सोशल आपके प्रोजेक्ट को सोशल वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है। क्या आप जानते हैं फेसबुक की एपीआई होती है? डू यू नो दैट? ट्विटर की एपीआई होती है, होती है। आप अपने कोड में इन एपीआई को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सोशल। बिल्कुल, स्प्रिंग सिक्योरिटी में आता है ओऑथ नयन। अगर आपको सिक्योरिटी पे जाना है तो आप यूज करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगर आपको बैच प्रोसेसिंग करनी है आप यूज करेंगे स्प्रिंग बैच। ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए और हर चीज के लिए स्प्रिंग अवेलेबल है। क्लाउड का नाम सबने सुना है, सुना है। आपको क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, स्प्रिंग क्लाउड यूज कर लीजिए। आपको एआई यूज करना है, स्प्रिंग एआई यूज कर लीजिए। और ये सब क्या है? ये सब स्प्रिंग के अपने अपने मॉड्यूल्स हैं। लेकिन लेकिन बिल्कुल स्प्रिंग बूट भी होगा, स्प्रिंग बूट भी इसमें होगा। हर स्प्रिंग बूट भी स्प्रिंग का एक मॉड्यूल ही है, राइट। लेकिन इनमें से कुछ भी पढ़े उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, गेस करो? कुछ भी पढ़े उससे पहले पढ़ना पड़ेगा स्प्रिंग कोर। विदाउट स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग वैसा ही है जैसे बिना कोर जावा के कोई एडवांस जावा पढ़ने आ जाए। जैसे बिना कोर जावा के एडवांस जावा नहीं समझ में आएगी, बिना स्प्रिंग कोर के ना बूट समझ में आएगा, ना जेडीबीसी समझ में आएगा, ना जेपीए समझ में आएगा। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, राइट। देन जैसा मैंने कहा, कॉमनली बैकएंड टेक्नोलॉजी के लिए आप स्प्रिंग को यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बोला, ओवर 87% कंपनीज जो मार्केट में कहती हैं कि हम जावा डेवलपर्स हायर करते हैं, उनका जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो अपने आप में स्प्रिंग है। कुछ जरूर हाइबरनेट और स्ट्रट्स पे यूज कर रही है। स्ट्रट पे तो खैर पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें लेगेसी प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। बाकी 87% कंपनीज जो आज मार्केट में है, दे आर मेकिंग यूज ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग और कौन सा? स्प्रिंग और कौन सा? स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। तपेश, माइक्रो सर्विस और काफका सेकंड पार्ट में है, ठीक है। सेकंड पार्ट में, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मैं बताता हूं इसमें हम क्या क्या कवर अप करेंगे। अब मैं आपको सिलेबस बता दूं, कंटेंट बता दूं, ताकि आपके डाउट्स दूर हो जाए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एज आई सेड, हम इसमें 9 यूनिट्स कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें आज मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाया है स्प्रिंग क्या है। अगले लेक्चर में बात होगी स्प्रिंग की हिस्ट्री के बारे में। अगले लेक्चर में बात होगी स्प्रिंग के अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में। आज तो मैंने सिर्फ एक एक का बस आपको नाम लिखकर बताया है। देन उसके बाद हम सबसे पहला मॉड्यूल जो कवर अप करेंगे, जैसा मैंने कहा, वो होगा स्प्रिंग कोर। बिना स्प्रिंग कोर के हम कुछ नहीं कर सकते स्प्रिंग में आगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी की। यस सर, मैं कॉग्निजेंट में हूं और वहां भी स्प्रिंग ही पढ़ा रहे हैं। हर जगह आशीष मिलेगा, खाली कॉग्निजेंट ही नहीं, हर एक में आप देखो। अगर कोई जावा बेस्ड कंपनी है, डेफिनेटली पूरे पूरे चांसेस है कि वो स्प्रिंग ही यूज कर रही होगी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम स्प्रिंग जेडीबीसी करते हैं, हमारा अगला पार्ट होगा जेडीबीसी, जिसमें हम डेटाबेस कम्युनिकेशन करेंगे। फिर हम ओआरएम की बात करेंगे। ओआरएम का फुल फॉर्म एक बार लिख दीजिए अगर समझा है आपने ध्यान से। व्हाट डज द वर्ड ओआरएम स्टैंड फॉर? ओआरएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, राइट, दैट इज ओआरएम। तो हम ये कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा स्प्रिंग बूट, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। कहने को स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज होता है, लेकिन जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का टूल यूज करते हैं, दैट इज स्प्रिंग बूट। क्योंकि मैंने कहा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जब आप काम करते हो, बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, जो हम इनिशियल कोड्स में करेंगे। उन कॉन्फ़िगरेशंस को आसान कौन करता है?
उन कॉन्फ़िगरेशंस को आसान स्प्रिंग बूट करता है। तो मुझे लगता है आपका एक बेसिक डाउट दूर हो गया होगा, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या फर्क है। क्या मैं कह सकता हूं स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में वही फर्क है जो नोटपैड और आईडी में? बताओ यस और नो। जो फर्क नोटपैड और आईडी में, वही फर्क स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में है। एम आई राइट? बिल्कुल सही। नोटपैड में आप काम करते हो, सब कुछ खुद करते हो। आईडी यूज करते हो, बहुत सारे काम आपके ऑटोमेट हो जाते हैं। कैन यू प्लीज क्लियर दिस अगेन? आरती, मैंने ये बोला अगर हम स्प्रिंग बूट यूज करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत सारे काम जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट कर देगा। जबकि अगर हम स्प्रिंग यूज करेंगे, एक एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, एक एक कॉन्फ़िगरेशन का कोड अपन लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा समय देंगे, बिजनेस लॉजिक कम लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम बूट यूज कर देंगे तो वो सारा कुछ हमारे लिए ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। यस सौरभ, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का एक टूल है। गॉट इट? जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है शुभम इसमें। चलो आगे, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? आगे बढ़ाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट जो हम कवर अप करेंगे, फिर बात आएगी स्प्रिंग एमवीसी की, जो आप यूज करोगे फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस यूजिंग स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में आपको यूआई भी चाहिएगा। यूआई कौन ला कर देगा? अब भी अभी मैंने नाम लिया था उस टेक्नोलॉजी का। यूआई आपको ला, ना 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 ना, रिएक्ट नहीं आएगा। रिएक्ट के लिए तो इशू, फिर मुझे पूरा रिएक्ट पढ़ाना पड़ेगा। और रिएक्ट पढ़ाने के लिए क्या पढ़ानी पड़ेगी? रिएक्ट पढ़ाने के लिए फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ानी पड़ेगी। अपन लोग यूआई वाला पार्ट हैंडल करेंगे यूजिंग टाइमली। हम लोग टाइमली यूज करेंगे ताकि हम एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना पाए, ताकि हमारा यूआई वाला पार्ट हैंडल हो जाए और हम देखें स्प्रिंग कैसे कम्युनिकेट कर सकता है विद यूआई पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग रेस्ट, जिसके बिना स्प्रिंग अधूरा है, जिसके बिना स्प्रिंग बूट अधूरा है। आप कह ही नहीं सकते किसी को कि आपने स्प्रिंग बूट पढ़ा है अगर आपने ना पढ़ा हो रेस्ट एपीआई। बिल्कुल साथ, ये रेस्ट एपीआई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज रेस्ट एपीआई, राइट? रेस्ट सर्विसेज, रेस्टफुल सर्विसेज, ये सारा कुछ रेस्ट एपीआई में ही आप सीखेंगे। मतलब अगर इंडस्ट्री में आप जाओगे ना, ये कहकर के आपने स्प्रिंग पढ़ा है, तो वो ये मानकर चलेंगे कि आपने बाकी कोई मॉड्यूल पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपने डेफिनेटली कोर पढ़ा होगा और आपने डेफिनेटली एपीआई पढ़ा होगा। इतना तो मिनिमम है अगर हम स्प्रिंग में आगे बढ़ते हैं तो। गॉट द पॉइंट? राइट? उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे होती है, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एक्चुएटर, जिसमें आप ये सीखोगे कैसे स्प्रिंग एक्चुएटर काम करता है। डिटेल सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग आराम से उसको देखना। देन वील कम्युनिकेट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अपन उस लेक्चर में बात करेंगे क्या कुछ इसमें कवर हो रहा है, क्या कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो रहा है। गॉट इट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माइक्रो सर्विसेज इसका सेकंड पार्ट है। माइक्रो सर्विसेज इसके बाद हम लोग करेंगे, पहले ये वाला मॉड्यूल होगा, राइट? विल लॉन्च द सेकंड मॉड्यूल आल्सो। अगर आप लोग सेकंड मॉड्यूल में इंटरेस्टेड है, विल बी गोइंग फॉर सेकंड मॉड्यूल आल्सो। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल में हम लोग कवर अप करेंगे माइक्रो सर्विसेज, सेकंड मॉड्यूल में कवर अप करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसमें काफका, रेडिस, डॉकर, सब कुछ आ जाएगा। गॉट इट? ओके, क्योंकि स्प्रिंग में 21 मॉड्यूल्स है ना, तो अब 21 के 21 पार्ट वन में तो नहीं आ सकते ना, इसलिए पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट वन के दौरान हम लोग पार्ट टू लॉन्च करेंगे। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग उसको ज्वाइन कर रहे होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो हम लोग अभी पार्ट टू लॉन्च कर देंगे पार्ट वन के तुरंत बाद। गॉट इट?